आज आपको आरजे और एक्टर प्रीतम सिंह से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों और शोज में काम किया और बिग बॉस जैसे रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं। उनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में भी बातचीत करेंगे। प्रीतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दर्शकों को। मैं प्रीतम सिंह, मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। रमजान दे पावन मौके च इंटरव्यू चलदा पिया है। सारे हिंदुस्तान ते कनाडा ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ मी। तो पहले लॉकडाउन से शुरुआत करेंगे। हाँ, तो थोड़ा लॉकडाउन, आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है? आप लॉकडाउन में क्या कुछ कर रहे हो? जैसे हमने बताया कि आप नागपुर हो, तो यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ? देखो क्या होता है ना कि मौका जो है बहुत अमूमन वैसे तो बड़ा मौका ऐसा होता है कि मसरूफियत मतलब ज्यादा रहे नहीं रहे, है ना। बहुत मसरूफ है इंसान, कहता है अक्सर कि मैं बहुत मसरूफ हूँ यार, वक्त ही नहीं मिलता। तो ऊपर वाले ने भी कहा है कि बेटा अब ऐसा वक्त देता हूँ कि थोड़ी मसरूफियत हटा करके जो है, जिन लोगों को तुम वक्त नहीं देते उनके साथ वक्त बिताओ। भागा दौड़ी चल रही है, लोग अपने करियर के लिए लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ, लेकिन वो पल दो पल के लिए रुकना भी नहीं चाह रहे, किसी को हेलो नहीं बोलना चाह रहे, किसी के साथ रिश्तों की अहमियत को नहीं समझना चाह रहे। तो वो जो दूरियां आ गई थी ना, अब वो दूरियों को लॉकडाउन ने जो है मिटा दिया है। तो अब लोग घर परिवार के लोगों के साथ मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हम वक्त ही नहीं बिताते हैं, तो उनके साथ बैठ करके दो पल बातें हो रही हैं, किस्से कहानियां हो रही हैं, पुरानी तस्वीरें निकल रही हैं, उनको देखा जा रहा है ना। घर पर लोग एक साथ मिल करके कुकिंग कर रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, घर को देख रहे हैं। तो मेरा भी वही कुछ हाल है। और मैं नागपुर शहर में हूँ, मुंबई से 800 किलोमीटर दूर, और मेरी नानी माँ के घर पर हूँ। यहाँ पर भी पेड़ पौधे हैं, तोता है, कुत्ता है, मजे से जिंदगी जो है। एक ठहराव, एक लाइफ में जो ठहराव है वो आना जरूरी है, और वो आया है। कुकिंग वुकिंग भी कर लेते हैं, कभी बैगन का भरता हो गया, कभी पनीर बटर मसाला हो गया, कभी चिकन हो गया। तो कुकिंग भी खुद कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। क्योंकि क्योंकि बाहर वातावरण जो है बहुत नेगेटिव है। तो पॉजिटिव माइंड, सोल, बॉडी कैसे पॉजिटिव रखी जाए, इस पर चर्चा ज्यादा होती है, इस पर अमल ज्यादा होता है, बजाय इसके कि हम नेगेटिव बात करें। तो ये तो अगर आपके आरजे के प्रोफेशन की बात की जाए, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके आरजे के प्रोफेशन में? और एक्टिंग का जो करियर है वो आपका कैसा रहा? उसमें खास चीज आपने क्या चीज एंजॉय की है एज एन एक्टर? मैं मैं कुछ सीखा हूँ, कुछ समझा हूँ, और कुछ चला हूँ। वक्त है और कुछ सीखने का, बहुत आगे चलने का, और अपनी मंजिल को पाने का। तो आरजे का सफर, रेडियो का सफर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन अब मैं रेडियो छोड़ चुका हूँ, और अब मैं जो है फुल्ली जो है कॉन्सेंट्रेट एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर फिल्मों की तरफ कर रहा हूँ। और कुछ कामयाबी हाथ लगी है, कुछ कामयाबी हाथ लगना बाकी है। सफर शुरू किया है, और देखते हैं कहाँ तक पहुंचा जाता है। इस बीच में एक वेब सीरीज कर ली फिक्सर नाम से, और ईशा कोप्पा के साथ में। और बीच में हाल ही में और जी टीवी के साथ में एसोसिएशन है, तो उनकी होस्टिंग का काम करता रहता हूँ। उनके जितने भी अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, चाहे वो जी रिश्ते अवार्ड्स हो, चाहे जी सिने अवार्ड्स हो, तो उनके साथ एसोसिएटेड हूँ। और साथ ही दूरदर्शन के लिए हाल ही में एक पुराना शो आया करता था, अंताक्षरी, तो उसको थोड़ा सा नए स्टाइल में करने की कोशिश की गई है। तो वो पूरा शूट हो गया है, अब वो कब देखते हैं दूरदर्शन पे, कब दिखाया जाएगा। तो ये है मसला। जैसे हर रियलिटी शो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बिग बॉस जैसा रियलिटी शो आप कर चुके हो, क्या सिखाया उस शो ने आपको? कोई ऐसा बेस्ट दोस्त, कोई ऐसा दुश्मन जो शो से मिला हो आपको, या आप सबको दोस्त ही मानते थे अपना शो के दौरान? ये देखिए क्या है कि सिखाती तो हर वो चीज है जिससे आप जुड़ जाते हैं। बिग बॉस की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, लोग आज तक बहुत प्यार देते हैं, ना सिर्फ इंडिया। आपका नेटवर्क बड़ा वीक आ रहा है ना, फेस ब्लर हो रहा है आपका, आई थिंक क्लियर नहीं आ रहा होगा फेस में अगर। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। अभी आई है, अभी आई।
ब्लर आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। क्लियर आ रहा है? आवाज आ रही है? आवाज तो, लेकिन फेस ब्लर आ रहा है आपका। ब्लर आ रहा है? अब ठीक है? ब्लर आ रहा है अभी भी। मेरे कैमरे में कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं चेक करूं? चेक एक करो मिनट। एक बार आप। अब ठीक है? हाँ आ रहा है, बट इतना क्लियर नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अभी ठीक आ रहा है, फिर भी ठीक आ रहा है पहले से। प्रॉपर प्रॉपर वाला नहीं आ रहा है, प्रॉपर क्लियर आ रहा है ना, जैसे वो नहीं आ रहा है। मुझे लगता है या कि तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क का इशू है, तो मैं थोड़ा बाहर आ जाऊं क्या घर से? हाँ आप देख लो, आपको ठीक लगे जैसा। अभी ठीक है? अभी फिर भी ठीक है। एक मिनट, मैं आपको जरा एक और जगह, एक और रूम में। यहाँ ठीक है? हाँ यहाँ ठीक है। हाँ जी। बिग बॉस की बात चल रही थी हमारी। जी जी जी। तो बिग बॉस ने बहुत कुछ सिखाया, और कैसे अपने आप के साथ रहा जाए, क्योंकि हम भी तो अभी बड़े वाले बिग बॉस के साथ रह रहे हैं ना। लॉकडाउन में जो है हाल हमारा बिग बॉस से कम नहीं है। हम्म। सभी बिग बॉस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर पर जो है ऊपर वाला हमसे करवाने की कोशिश में है। और माननीय प्राइम मिनिस्टर जो हमसे करवा रहे हैं टास्क, कि कभी थाली बनवाइए, कभी दिया जलाइए, कभी एकजुट होइए, साथ में मत बैठिए, मत घूमिए, मास्क पहनिए, घर से बाहर मत निकलिए, सोशल गैदरिंग अटेंड मत कीजिए। तो ये सब टास्क ही है। तो हम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना 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 99.9% कोशिश की जाए इस चीज के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आदमी तो नटखट होता ही है, कुछ कुछ गलतियां कर ही जाता है। तो कोशिश की जाए, है ना? तो ये है। और भाई अच्छी जर्नी रही है, और मजा आया है अच्छा दोस्त। बहुत। अच्छा दोस्त कौन रहा है आपका बिग बॉस में, जो आपको मेरे लगता है कि ये मेरा अच्छा दोस्त हो सकता है? देखिए, मैं के बारे में प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि शोज का, खासकर रियलिटी शोज की दिक्कत ये है कि लोग जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो आपस में झगड़ते हैं, दोस्त हो जाते हैं, फिर झगड़ते हैं, और उनकी दोस्ती हमेशा रहती है। लेकिन जो उनके फैंस होते हैं ना, वो थोड़ी गड़बड़ी कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये सारी जिंदगी के लिए हम इसके दुश्मन हो गए, और अब हम इससे बात नहीं करेंगे, और इसने ऐसा कैसे कह दिया। तो वो मैं बहुत देखता हूँ, तो मेरे को लगता है बहुत बचकानी चीज लगती है। मेरे को लगता है कि यार ये लोग जो है बेचारे, इनको पता ही नहीं कि शूटिंग हुई, और शूटिंग में हम्म। लोग शूटिंग में भूल भी गए, और ये दिल से लगा के बैठे हुए हैं कि तुमने जो है फलानी जगह इसको यूं क्यों कहा था। आज भी कभी कभी पुराने मैसेजेस आते हैं और कहते हम्म। हैं कि यार तुमने कैसे कह दिया। और नए रियलिटी शोज, अभी जो नया बिग बॉस आया है, इसमें अगर आप किसी के बारे में कमेंट कर दो, तो उनके जो चाहने वाले फैंस वाले हैं, जो वो चढ़ जाते हैं कि हाउ कैन यू से हम्म। अबाउट हिम और हर। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि तो ये बचकानी चीज है ना, ये नहीं करना चाहिए। और फिर वो गाली गलौज और पर्सनल अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि इन द एंड ऑफ द डे ये टीवी शो है, ये मनोरंजन का साधन है। हम मनोरंजन देने के लिए, उनको हम्म। दिखाने के लिए करते हैं, और उसको मनोरंजन के तौर पे ही लेना चाहिए, तो पर्सनल नहीं होना चाहिए। ये है। आपका फेवरेट सीजन कौन सा है बिग बॉस का? अगर आपने सीजन 8 देखा हो, उसमें आपको क्या अच्छा लगा सीजन 8 में जो आया था, सीजन 8 बिग बॉस? मेरे को हमारे सीजन से पहले का, वैसे तो सारे सीजन बड़े कमाल के रहे हैं, बड़े पॉपुलर रहे हैं, और हमारे सीजन की तो हम्म। बात ही कुछ और थी, सीजन 8 की। लेकिन मुझे एक सीजन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था और बहुत ही डिफरेंट लगा था, वो था इमाम सिद्दीकी का सीजन। इमाम सिद्दीकी साहब जो सीजन में आए थे, हम्म। वो उसमें जो टेरर क्रिएट हुआ था बिग बॉस के अंदर में, वो आज यस। तक नहीं। उनको देख करके मैं भयभीत भी होता था, उनको देख करके मैं खुश भी होता था, क्योंकि वो जो है वो अनप्रिडिक्टेबल उनकी शख्सियत रही है बिग बॉस के अंदर में। तो बहुत ही कमाल रहा है उनकी उनकी जर्नी, तो मैं उनसे बहुत प्रभावित भी रहा। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों की धारणा उनके बारे में विशेष तौर पर बन गई एक तरह की ही, लेकिन बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। जब भी मेरी बातचीत हुई है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे पर्सनल कॉल हम्म। पर, बड़े ही तजुर्बेकार, बड़े ही एडुकेटेड, और उनका जो बोलने लहजे का तरीका है बहुत ही खूबसूरत है। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको थोड़ा सा लाइफ में लोगों ने मिस कोट कर दिया है, या हम्म। पहचान
व्यक्ति की है। मुझे लगता है कि इतना जल्दी जजमेंटल किसी के बारे में होना नहीं चाहिए, व्यक्ति के बारे में। मैं भी गलतियां कर जाता हूँ इस तरह की, क्योंकि हम उनको एक ही भाव से देख रहे होते हैं, वो है मनोरंजन के भाव से। और फिर जहाँ हमारे दिल से कोई जुड़ जाता है और वो हर्ट होता है तो हम भी हर्ट हो जाते हैं। तो ये दिक्कत है ना। आपने इमाम सिद्दीकी के बारे में तो अपनी व्यूज रख दिए, जो कुछ बाकी और कंटेस्टेंट्स थे अलग अलग सीजन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अली कुली मिर्जा एंड एजाज खान? उनका अली एक दोस्ती का दायरा था सीजन के दौरान और बाद। अली कुली मिर्जा मेरा भाई है, मेरा परिवार का हिस्सा है, मेरे हमदर्द का टॉनिक है। वो एक ऐसा शख्स है जो मेरे लिए आज भी रात को 2 बजे भी खड़ा है। अली मेरी उससे आए दिन बात होती है, मैं उसको प्यार से टकला बुलाता हूँ। वो मेरा ओके, है, उनको बनती है। मेरा एक और घरेलू रिश्ता है, और वो हम उम्र रहेगा, क्योंकि वही एक शख्स है जिनके ब्रदर की शादी में मैं यहाँ से, मेरा ख्याल है गाजियाबाद, अभी लॉकडाउन के हाँ गाजियाबाद। प्रीतम, अभी लॉकडाउन के दौरान आपकी अली से बात हुई हो? अभी लॉकडाउन के दौरान फ्रेंड्स के साथ बातचीत हो रही है इंडस्ट्री के लोगों की, जैसे आपने बताया कि वो आपके हमदर्द के टॉनिक है। अली को एक आपने हेडिंग दिया, तो लॉकडाउन के दौरान उनसे बात हुई आपकी? बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल होती है, रोज होती है। इनफैक्ट अभी उनको बेटी भी, तो बहुत हाँ, खुश भी, बेटी हुई मुझे। बेटी हुई है, यस। बहुत खुश भी है। और अभी अपना घर भी बना रहे हैं वो खुद का, तो इसमें मसरूफियत है उनकी, तो होती। और बस यही मसले होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है कि काम क्या करें अब, क्योंकि सब लॉकडाउन है, काम खुलेगा कब खुलेगा, इंडस्ट्री किस तरह से फंक्शन करेगी, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप तकलीफ में रहेंगे। तो तकलीफ तो सभी के साथ में है, तो थोड़ी जब परेशानी होती है तो यही होता है कि चल मिलके कर लेंगे यार, जो होगा, जैसे जो होगी जिंदगी वैसे बिता लेंगे साथ में, है टेंशन क्या है। तो यही हौसले की बात होती है कि कई जो आपको सुनता है, समझता है, वो आपको हौसला भी देता है। कभी वो निराश हो जाता है तो मैं उसे हौसला दे देता हूँ। बिग बॉस के दौरान कई दफा ऐसा हुआ कि इनिशियली तो उसको पहचानने में बहुत वक्त लगा, लेकिन जब मैंने पहचाना तो वो हीरा है, और मैं कहता हूँ वो हीरा है। बात है। अच्छा प्रीतम, आपने अपनी फील्ड में इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्या फाइंड आउट किया है? अगर बात करें तो आपकी आरजे की फील्ड में या आपकी एक्टिंग की फील्ड में, हालांकि दोनों अलग फील्ड्स हैं, अपने अपने सबके काम करने का नजरिया, आपने इंटरेस्टिंग क्या फाइंड आउट किया है? मतलब इंडस्ट्री फाइंड आउट करने का सवाल नहीं समझा मैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग दिलचस्प क्या फाइंड आउट किया आपने अपनी फील्ड्स में? अलग अलग फील्ड्स हैं आपकी, आरजे की अलग फील्ड है, एक्टिंग की अलग अलग फील्ड है। यार इंटरेस्टिंग तो यही है कि वक्त के साथ जो है इंटरेस्टिंग, आपको अपनी चीजों को भी बनाते रहना पड़ता है, वरना यहाँ पर अकेलापन और नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। तो उससे बच करके, नेगेटिव लोगों से ना मिल करके, उन लोगों के साथ ना मिल करके जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं उनसे अलग रहे, कोशिश होती रहती है। क्योंकि इन पर जितनी जल्दी शोहरत मिलती है उतनी जल्दी उस शोहरत के साथ वो सितारा डूब भी जाता है उतनी ही जल्दी। तो सर पर ना चढ़े वो पागलपन, वो शोहरत का गुबार सर पर ना चढ़े, और उसको मेंटेन रखा जाए। इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत लोग काम अच्छा कर रहे हैं, और उन तमाम बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर के साथ जो है मैं भी काम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी पंजाबी इंडस्ट्री में मुझे काम मिले, लेकिन पता चला कि भाई आप तो गाना नहीं गाते। तो जब गाना नहीं गाते तो फिर हम पीछे हो जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई फिर क्या, पंजाबी इंडस्ट्री चलती उस बेस पर है कि अगर आप सिंगर हैं तो आपको जो है हीरो का चांस मिलेगा, और अगर आप नहीं गाना गाते हैं तो फिर आप देखिए, कोशिश करते रहिए। तो वो है, कभी ये थोड़ी सी बड़ी दिक्कत हो जाती है एक्टर्स के साथ में, कि बीइंग अ पंजाबी आल्सो स्टिल देयर इज नो वे आउट ऑफ गेटिंग वर्क ओवर देयर। पीपल कीप ऑन टेलिंग यार, यार पंजाबी क्यों नहीं कर लेते, यू आर गोरा चिट्टा पंजाबी मुंडा। ऐसे यार पंजाबी नहीं आती क्या? मैं पंजाबी तो आंदी है पर मोड़ी माटी। थोड़ी मोटी हाँ थोड़ी जी, मोटी होती है, ऐदा कहते हैं, ऐदा कहते हैं, थोड़ी मोटी पंजाबी होती है। हाँ, थोड़ी मोटी पंजाबी आती, थोड़ी थोड़ी बहुत बोल लेना, तो वो तो डायलॉग है ना, सीख लांगा, कोई गल नहीं। लेकिन अभी तो बहुत से पंजाबी प्राइवेट चैनल्स भी हो गए हैं जो पंजाबी अपने शो करके आ रहे। अच्छा अच्छा दौर है, रीजनल के लिए एक अच्छा दौर है। पहले तो सिर्फ सिर्फ
फिल्में जो है उन तमाम लोगों के लिए बनती थी जो देश छोड़कर जा चुके हैं, कनाडा बैठे हैं, यूके बैठे हैं, उस तरफ चले गए, इंग्लैंड लंदन चले गए, तो उनके लिए फिल्में बना करती थी। अब जो है ये तो पूरे पंजाबी तो यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है, अब हर कोई बोलता नहीं है तो समझता तो जरूर है। और कितने अच्छे अच्छे मेरे तो फेवरेट 2-3 कलाकार हैं जो पंजाबी में बहुत काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। जैसे कि एक बीनू ढिल्लन है, बिन्नू ढिल्लो, हाँ। बीनू ढिल्लन, तो वो बड़े अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पंजाबी में तो कमाल है। तो और दलजीत तो है ही सबके फेवरेट। मैं इससे आगे नहीं करता, मुझे वो दिक्कत हो रही थी, मैं वहां पे सीख नहीं रहा। अब आप सीखना बंद कर देते ना तो आपको लगता है कि अब यहाँ पे आप काम नहीं कर पाएंगे। इस जगह अब ये जगह जो है अब बस वो करने के लिए कर रहा हूँ, तो बस सीख नहीं रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए वही सब चीजें हैं। मैं एक रेडियो में, अब मुझे नहीं करना, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। लोग रेडियो में है और मुझसे पहले से हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो उतने ही पैशनेट है, मैं शायद उतना पैशनेट नहीं रहा रेडियो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप रेडियो में इतने पैशनेट नहीं थे? नहीं, मैं रेडियो पैशनेट था, लेकिन क्या होता है ना कि मेरी भूख जो है कुछ ज्यादा बड़ी एज एन आर्टिस्ट, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को रुकना नहीं चाहिए कहीं, वो बढ़ते रहना चाहिए। वो पानी के जैसा होता है, जहां डालोगे वहां ढल जाएगा, तो वो पानी को जहां मोड़ोगे वहां मुड़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ अपने आप को पानी की धारा, तो कहीं रुक नहीं सकती ना, वो बहती चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी जो रही रेडियो की बड़ी इंटरेस्टिंग रही, बहुत कमाल की रही, और मैंने बहुत कुछ अचीव किया रेडियो के अंदर में, लेकिन उसके आगे मैं अचीव नहीं कर रहा था, या शायद वो लोग मेरा टैलेंट मुझे शायद और मौका नहीं दे रहे थे कुछ और इंटरेस्टिंग या अद्भुत करने का। और मुझे लगा कि अब ये मजा नहीं आ रहा, ये दोनों तरफ से जो है, जो सिलसिला होता है एक रिलेशनशिप का, वो दोनों तरफ से बिगड़ गया है। तो इस बेटर है कि ये और खराब हो जाए, मुझे समय रहते जो है छोड़ देना चाहिए। तो मैंने तो आपने साल 2003 में एक मूवी की थी, एस्केप फ्रॉम तालिबान। यस। उसके बाद आगे मन नहीं हुआ कि मैं और भी फिल्में करूं बॉलीवुड में, या बस कि ठीक है एक कर ली काफी है, अभी मैं कुछ और करना चाहूंगा, आरजे की फील्ड में ट्राई करूं? काम ही नहीं मिला। एस्केप फ्रॉम तालिबान मुझे याद है, मैंने की, और मैं उसमें वन ऑफ द नेगेटिव्स था, मेन विलन था वन ऑफ द, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो काम कर मनीषा कोइराला के साथ ऑपोजिट में था, और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स थे मेरे साथ मनीषा के। लेकिन उसके बाद में मुझे काम नहीं मिला। 2003 के बाद मुझे 2007 मैं 2007 को वापस चला गया अपने शहर नागपुर, क्योंकि मुझे काम नहीं मिला, और मैं बहुत बहुत काम मांगता रहा लोगों से और ऑडिशंस देता रहा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ऑडिशंस, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑडिशंस बहुत अच्छे दे रहा था, ऑडिशंस बहुत खराब दे रहा था, कहीं अच्छे भी दे रहा था, और उम्मीद भी थी कि यहाँ हो जाएगा, तो वहां नहीं हुआ। और वो फिर 2007 में मेरी जिंदगी में रेडियो हो गया, तो फिर मैंने रेडियो पकड़ लिया, क्योंकि मेरे को लगा कि इज्जत बड़ी कोई चीज नहीं होती, तो रेडियो ने मुझे वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो ठहराव मेरी जिंदगी में लाया। तो रेडियो का तो मैं ऋणी रहूंगा सारी जिंदगी, लेकिन उसके अलावा रेडियो को मैंने 10 साल दे दिए। उसके बाद मुझे लगा कि ये एसोसिएशन जो है अब ये कुछ आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ रहा है, तो अब मुझे कुछ और करना चाहिए। तो इसलिए फिर उसके बाद 2010 में मैं बंबई वापस आ गया, और 2010 से लेकर के 2019 तक मैं रेडियो करता रहा। लेकिन उस बीच 2014 में मैं बिग बॉस भी कर लिया मैंने, फिर मैंने टेलीविजन कर लिया, और साथ साथ में रेडियो में करता रहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अगर कुछ बड़ा करना है तो मुझे एक तरफ होना पड़ेगा, मैं अपने आप को सेव कर दोनों। ओके। तो मैंने 2019 में ही, मतलब आज से 4-5 महीने पहले ही छोड़। तो ये कह सकते हैं कि 2003 के बाद कोई गॉडफादर नहीं मिला ऐसा, जो एक सपोर्ट होती है ना कि कोई गॉडफादर है मेरा, ऐसा कुछ हुआ नहीं लाइफ में? कोई गॉडफादर नहीं होता यहाँ पे लड़कियों। अब क्या है कि अब आप मसले चेंज हो चुके हैं, कोई गॉडफादर की मुझसे फालतू बातें हैं सब, मेरे साथ तो नहीं हुआ आज तक। ये है कि आप अपने आप को निखारें एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, और कोशिश करें कि वो ऑडिशन जो है आप क्रैक करें इन टर्म्स ऑफ
वर्क वाइज, लेकिन वो भी एक बहुत ही ज्यादा क्या है ना कि वो भी एक आधा झूठ आधा सच है उसमें, क्योंकि जो मेन कास्टिंग है वो पहले हो जाती है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से। अब जो सेकंड थर्ड कास्टिंग होती है वो उनको ऊपर छोड़ देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, और कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं फिर उनको पुश करते हैं जो उनके करीबी होते हैं, या फिर उनके साथ उनका एक एसोसिएशन होता है, या जो उनके ग्रुप के लोग होते हैं वो उनको पुश करते हैं, और फिर ऑडिशन पे वो सिलेक्ट होते हैं, वही लोग सामने आते हैं। और देखिए ना, हर एक कास्टिंग डायरेक्टर काम बहुत अच्छे करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, और एक नया प्रोफेशन शुरू हुआ है कास्टिंग डायरेक्टर्स का, लेकिन यार वही वही सेम सेम फेस जो है ना, आप देखेंगे कि वही चेहरे जो है उन्हीं की कास्टिंग के लिए वो हमेशा उनको आगे करते हैं, सेम सेम। आप देखिएगा, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो देखेंगे आप कि ये सिमिलर लोग, अगर XYZ नाम आया है तो इसी के लॉबी के लोग ही जो है कास्ट हो रहे हैं, यही हो रहा है, वही हो रहे हैं यार। पार्शलिटी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे। पार्शियलिटी, या फिर हम वहां तक नहीं पहुंचे, या हमारी अप्रोच में शायद कमी है, तो हमें अपनी अप्रोच सही रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए, और शायद हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। पार्शियलिटी तो नहीं होती, लेकिन हाँ कि ये है कि शायद उनका सिलेक्शन प्रोसेस शायद अलग होगा, हमारा अलग होगा, ये थोड़ा कभी कभी ख्याल आता है। लेकिन ठीक है, मुझे जितना मुझे ड्यू मिलना चाहिए उतना मिला है एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि लोग जो मुझे पसंद करते हैं वो जेन्युइनली मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और वो अब ये है मसला। और जिनको जिनको वो क्या है, मुझे लगता है कभी कभी ऑडिशन कुछ ज्यादा ही चोचलेबाजी हो गई आजकल, फालतू। डायरेक्टर के हाथ से गेम निकल चुकी है, डायरेक्टर को पता भी नहीं एक्टर सेट पे कौन आने वाला है, सिवाय उसके प्रिंसिपल कास्ट के जो मेन है। उसके बाद वो कोई भी आए कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर ने भेजा है उसको। वो वहां पे सेट पे ही मुलाकात करता है, 10 मिनट की मुलाकात करता है, आपको सीन समझाता है, आप सीन करके आ जाते हैं, वेरी गुड हो जाता है, थैंक यू वेरी मच हो जाता है। हो सकता है आप फिल्म के अंदर में हो भी नहीं बाद में एडिट पे ही निकाल। ये जो प्रोसेस है ना, बड़ा खतरनाक प्रोसेस है, और डेंजर, कभी कभी खराब भी बहुत लगता है, पर कर नहीं सकते क्योंकि यही। और जिसको लेना होता है वो फटाक से ले लेता है। जैसे पुनीत इस्सर साहब ने जो है मुझको बिग बॉस में कहा कि मैं तुझे फिल्म दूंगा, और मैंने सुना और मैंने अपने कान से निकाल दी, क्योंकि कई वादे बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा मुझे फिल्म दी। उन्होंने बाकायदा मुझे अपने ऑफिस बुलाया और कहा कि तेरे लिए एक रोल है, और बहुत अच्छा रोल है, और फिर मैंने उनके साथ फिल्म की। उन्होंने ऑडिशन नहीं लिया, उन्होंने मेरा एक्टिंग का रूप नहीं देखा था, लेकिन वो जानते थे कि मैं एक्टर हूं और मैं कर जाऊंगा। तो देखो, जिनको करवाना होता है ना वो कर जाते हैं, और फालतू के चुपचासी लगे हुए ऑडिशन ले रहे हैं, 25 लोगों को बुलाया हुआ है, नहीं सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड 25 है। अरे 25 में से 5 को लोगे, उन 25 को क्यों निराश, बाकी 15 क्यों, 20 को क्यों निराश कर रहे हो, 15 को क्यों निराश कर रहे हो? अजीब ही थॉट है। तो ये मुझे समझ नहीं आती है। हीरो हीरोइन लेना होगा, आप ऑडिशन क्या फिल्म के जो जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं उनके बच्चे आ गए उनके ऑडिशन लेते हैं क्या? नहीं, आप उनको सेलेक्ट कर लेते हो, कहते हैं कि आपको लेकर के फिल्म बनाएंगे, फिर उनको आप ट्रेनिंग देते हो, और फिर आप उनको फिल्म लेते हो। लेकिन वही उसके दोस्त का रोल, वही कोई एक XYZ रोल, वही कोई छोटा बड़ा रोल, उसके लिए आप 50 ऑडिशन लोगे और बोलोगे नहीं नहीं ये एक्टर। अरे जिसको हीरो में लिया है उससे ऑडिशन लिया नहीं लिया? तो ये जो पार्शियलिटी होती है ना, ये बड़ी खराब, लेकिन लगे रहना पड़ता है, क्योंकि यही चीज जो है, जब कोई बड़ा हीरो रिजेक्ट करता है या कोई बड़ा एक्टर रिजेक्ट कर देता है कोई रोल, तो फिर वो न्यू कमर का चांस आता है हम जैसों का, जब वो लगे रहते हैं लाइन में और ऑडिशन देते रहते हैं, और फिर सडनली लगता है यार इसको ले लो यार, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये फिल कर देगा उस स्पेस को। तो फिर ऐसे ही पंकज त्रिपाठी निकल करके आते हैं, मनोज बाजपेयी निकल करके आते हैं, फिर जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी निकल करके आते हैं, ऐसे ही निकल करके आते हैं। इरफान खान साहब हमारे बीच में नहीं रहे, वो निकल करके आते हैं। तो ये होता है, अपनी कला को निखारते रहना पड़ता है। सिनेमा का नजरिया क्या है आपके लिए? किस नजरिए से देखते हो आप अभी के सिनेमा को? सिनेमा को सिर्फ मैं एक छोटे बच्चे के नजरिए से देखता हूँ। जब भी सिनेमा का 70 mm का स्क्रीन मेरे नजरों के सामने आता है, तो मैं वो छोटा बच्चा हो जाता हूँ कि जिसकी आंखों में वो चमक, इस सुनहरे पर्दे पर आने की, छाने की, और वो सब कलाबाजियां या कर्तव्य दिखाने की जो बाकी कलाकार कर रहे हैं, जिनको देख करके हम बड़े हुए हैं। अब सिनेमा जो है वो वर्ल्ड लेवल पर रिकग्नाइज्ड किया जा रहा है, खास करके हिंदी सिनेमा। और अब तो आयाम और भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अब जो है सिनेमा सिर्फ पर्दे का नहीं रहा, वो तो हमारे मोबाइल तक आ चुका है। तो अब सिनेमा का कोई
70 mm का स्क्रीन नहीं रहा, वो 5x5 का या इस 6 इंच का मोबाइल हो चुका है, जिस पर आप सिनेमा बना सकते हो, देख सकते हो, तब तक जब तक आप अपनी बात कहने का मादा रखते हो और वो बात जो है सामने वाले के दिल में घर करती है। तो मेरे लिए वो जर्नी जो है, वो प्रोसेस जो है, वो सिनेमा है। तो मेरी कही हुई बात अगर किसी को समझ में आती है और उससे उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हंसता है, रोता है, फील करता है, तो मैंने काम कर दिया, है ना? तो अभी अभी क्योंकि अब वेब सीरीज का जमाना आ चुका है, आप देखेंगे तो चीजें बदल रही हैं, सिनेमा बदल रहा है ना? एक जमाने में ये ट्रेंड था कि भैया हीरो जो था वो गरीबी था, वो कभी अमीर दिखाई नहीं है, वो बड़ी बेटी से अमीर बाप की बड़ी बेटी से प्यार कर बैठता है और उसके संघर्ष में ही जो है वो पूरी कहानी निकाली जाती है। फिर एक दौर आया कि जहाँ हीरो हीरोइन बराबरी के हैं, लेकिन जात बिरादरी का फर्क है। फिर एक दौर आया कि जहाँ हीरो हीरोइन ही बराबरी के हैं, इतनी बराबरी कर ली है, इतनी बराबरी कर ली है कि लिव इन में आ गए हैं। तो दौर देखिए बदलता चला गया, है ना? तो अब तो एक ऐसा दौर आ गया है कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ और शुरू एग्जाम्पल के तौर पे शुभ मंगल ज्यादा सावधान। जी जी जी। तो अब ये दौर भी आ गया है। तो ये है, अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग फेज है लाइफ का, और सिनेमा का बहुत कमाल का फेज है, क्योंकि अब जो है स्टार स्टार नहीं रहा है, अब वो एक किरदार होने लगा है। रोल्स वैसे लिखने लगे हैं जैसे कि एक आम मैं और आप बात कर रहे हैं, और हम जैसे एक्टर्स के लिए अब भूमिका बनने लगी हैं, किरदार बनने लगे हैं। लोग जो हैं वो एक एक जो जो एक दुनिया दिखाई जाती थी हीरोइज्म की, उसको चेंज कर कर एक आम जनजीवन की दुनिया दिखाई जा रही है। एक आम प्रॉब्लम, आम तकलीफ, पड़ोसी, इधर उधर रिश्ते नाते, इन पर सिनेमा आ गया है। एकदम एकदम छोटे छोटे रिश्तों पे सिनेमा आ गया है, यू नो। तो वैसा लार्जर देन लाइफ नहीं रहा, लेकिन उसमें जो है छोटी छोटी बुनियादें जो हम भूल चुके थे, बेसिक रेगुलर चीजें, उस पे ला लिया है, उस पे कहानियां बनी जा रही हैं। छोटे छोटे शहरों की कहानी है, अब आप देख रही होंगी इतनी कितनी फिल्में आई हैं जो छोटे छोटे किस्से कहानियां छोटे छोटे शहरों के आए। कहीं कहीं लखनऊ का किस्सा है, कहीं कानपुर का किस्सा आ गया, कहीं कुछ आ गया, कहीं कुछ आ गया, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की कहानी। तो ये है सिनेमा। तो प्रीतम, आपके अकॉर्डिंग जैसे मेन लीड को ज्यादा इंपॉर्टेंस तो दी जाती है क्योंकि वो मेन लीड में है, जाहिर सी बात है। क्या उस कहीं ना कहीं लगता है कि सपोर्टिंग एक्टर को भी उतनी तवज्जो दी जाती है जितनी कि मेन लीड को मिलती है? मेन लीड के पास में थोड़ा सा पर्क्स होते हैं, वो ये होते हैं कि उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है, डिपेंड करता है, क्योंकि वो सिनेमा घर तक जो है ऑडियंस को लाने की ताकत रखता है। मेरे चेहरे पर 10 में से 8 लोग तो आएंगे ही आएंगे। आप ला सके तो इसलिए उसको इम्पोर्टेंस है। अगर वो भी नहीं ला पा रहा हो तो फिर वो उसको कितने भी पर्सनल लोग इम्पोर्टेंस दे, वो कोई फायदे का नहीं है। क्योंकि सिनेमा जब तक लोग देखने नहीं आएंगे तो सिनेमा सिनेमा कैसे रहेगा? यही तो प्रॉब्लम है हमारे देश की, कि हम जो है एक ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं कि एक, हाँ ये हीरोइन, ये हीरो, और उस पर कहानी बुनते हैं। लेकिन अब वो दौर चेंज हो रहा है, वो छोटे लोगों को लेकर के एक कहानी को लेकर, कहानी बड़ी हो गई है, किरदार किरदार भी बड़े हैं लेकिन कहानियां बड़ी हो गई, इसलिए अब वो चेहरे की जरूरत नहीं रही। ऐसा थोड़ा सा कहूंगा, लेकिन अभी भी दौर खत्म नहीं हुआ है वो, और ये दौर बहुत जल्दी खत्म भी नहीं होगा। ये कि सिनेमा में हीरो हीरोइन कौन है, किस पे बेचोगे, कौन खरीदेगा, प्रोडक्ट क्या है, ये चल रहा है। और ये विडंबना है इस देश की, ये विडंबना है इस फिल्म इंडस्ट्री की। बातें तो हर कोई करता है, लेकिन कोई न्यू कमर को चांस देने में 2500 बार सोचेगा, और फिर क्या पैकेज, ये वो बहुत सारी चीजें चलती हैं उसके साथ। बिजनेस है ना, इन द एंड ऑफ द डे बिजनेस है। तो जाते जाते आप अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहोगे? भाई मेरे जितने तमाम फैंस हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, प्लीज आप जितना आपने प्यार दिया है वो आप बरकरार रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, और हमारे लिए भी दुआ कीजिए। क्योंकि अगर हमारी हम काम करते रहेंगे तो आपको दिखते रहेंगे, तो दुआ जरूर कीजिएगा। जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो छोटा बेटा, भाई, दोस्त समझ करके प्रेयर करिएगा हमारे लिए। कलाकार हूँ, जज्बाती हूँ, तो जज्बातों में बह जाता हूँ। तो बस यही है, आप सब खुश रहिए और अपने को खुश रखिए।
तो ये थे मेरे साथ आरजे और एक्टर प्रीतम सिंह, जिन्होंने हमें लॉकडाउन के बारे में भी बताया और ये भी टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी ही चौंकाने वाली बातें बताई। बने रहिए टीवी एनआरआई के साथ। थैंक यू प्रीतम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। बाय।